हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते सभी को मेरे तरफ से, हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 12 जुलाई को एग्ज़ाम है। लेकिन उसके पहले जो रिवाइज्ड रिलैक्सेशन दिया गया है और जो रिवाइज्ड वैकेंसीज जो रिवाइज्ड वैकेंसी इशू किया गया है, उसके तहत अभी जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सोच समझ के करना है। फॉर्म फिलअप करने के डेट फिर भी है आपके पास 22 जून 2026 लास्ट डेट है फॉर्म को जमा देने का। तो आइए वो उस रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं। अगर आप एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए आप बैठते हो तो आपको सर्विस के टेन्योर 3 साल कंप्लीट होना है। वो 3 साल कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 के रेफरेंस को पकड़ते हुए, मतलब उसके पहले 3 साल कंप्लीट हो जाना है। और अगर आप पोस्टमैन एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हो, फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसके तहत आपका अगर 4 इयर्स कंप्लीट होता है एज ऑन बिफोर 1/1/2026, तो भी आप पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो एज पर नोटिफिकेशन एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पेपर 3 है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस, जो कि एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए सेम पेपर रहेंगे। पेपर 2 ओनली फॉर पोस्टमैन मेल गार्ड 25 क्वेश्चंस रहेंगे, पीओ गाइड पार्ट 1 वॉल्यूम 6 और मैनुअल वॉल्यूम 7 से। 10-10-5 यानी कि 5 फ्रॉम पीओ गाइड पार्ट 1, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम वॉल्यूम 6 पार्ट 3 एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम वॉल्यूम 7। तो टोटल 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। उसके बाद पेपर 3 यानी कि लोकल लैंग्वेज, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन फिर भी आपको वो क्वालिफाई करना है। तो 3 पेपर के मार्क्स क्वालिफाई करते हुए आपको फिर पेपर 4 यानी कि DEST डाटा एंट्री स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। तो जब आप पोस्टमैन मेल गार्ड के फॉर्म फिलअप के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आप ज़रा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि देखिए पॉइंट 4 में दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ए पर्सन नॉट पोजेसिंग ए वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। However, such person not having valid license to drive 2 wheeler or light motor vehicle at the time of appointment shall not earn periodical increment in pay till production of such license or for a period of 5 years from the date of appointment, whichever is earlier, and after production of such license or expiry of such 5 years period, pay shall be restored prospectively to the level pay would have reached had the periodical increment in pay was not withheld, and no arrears of pay shall be paid for the intervening period. However, persons with benchmark disability PWPD shall be exempted from the possessions of such license. तो अगर आपके पास फॉर्म फिलअप करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर भी आप एलिजिबल हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपके पास है तो उसका एक जेरोक्स कॉपी ये आप सेल्फ अटेस्टेड करते हुए आप फॉर्म के साथ दे दीजिए। तो आपका रिक्रूटमेंट के बाद एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ आपका पेमेंट के साथ वो ऐड होते हुए आएंगे। और अगर नहीं है तो 5 साल के अंदर आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कर लेना है, जो कि इस पॉइंट पे क्लियरली दिया गया है, ये आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मैंने पहले बोल दिया हूँ, वही लिखा गया है पॉइंट 4 के सब पॉइंट 1। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड शुड अपीयर फॉर द लोकल लैंग्वेज टेस्ट पेपर 3। Candidates who want to be considered only for the post of MTS need not appear in the local language test पेपर 3। यानी कि MTS के लिए ओनली एक पेपर होगा, और पोस्टमैन मेल गार्ड जो एग्ज़ाम देना चाहते हो उनके लिए पेपर 1, 2, 3 एक ही दिन में कंडक्ट होगा। उसी दिन आपको पूरा पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट करके आना है।
उसके बाद डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, विच विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश फॉर 15 मिनट्स ऑन कंप्यूटर. Evaluation of performance in DST will be done through the software in accordance with the instructions issued from time to time. Next, preference या options. Applicants are required to indicate the following option for post and order of preference for division by units as per instruction issued, followed by clarification issued by later dated. इतना option for post, an applicant may give option for 1, 2 or all 3 posts, and candidature for selection will be considered only if a post has been opted for subject to fulfilling the eligibility conditions. For example, an applicant will be considered for male guard only if option is given for male guard. Otherwise, his candidature will not be considered while preparing merit list for male guard. तो ऐसा ही जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, वहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे, MTS, पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड. अगर आपको तीनों ही प्रेफरेंस देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1, 2, 3 आपका पोस्ट, अगर आप दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो आप 1, 2, 3 करके आप दे सकते हो. तो आपके मार्क्स के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट होगा. तो ये भी जानना आपका ज़रूरी है, अगर आप पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आप क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो पहले पोस्टमैन का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा. अगर आपका उसमें किसी कारण के हेतु आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, नहीं किए हो, तो फिर आपको MTS के लिए एलिजिबल किया जाएगा. तो इस तरीक़े से मेरिट लिस्ट निकलता है. नेक्स्ट point, preparation of division by applicable for postman mail guard. Candidates who have applied for the post of postman या फिर mail guard shall give order of preference of division unit for which they intend to be considered. A candidate shall not be considered for a division unit for which preference had not been submitted by him or her. तो जो फॉर्म फिलअप में पूरे 36 लिस्ट दिया जाता है पोस्टमैन के लिए और 44 लिस्ट दिया जाता है MTS के लिए, तो पूरा आपको फुलफ़िल करना ही फ़ायदेमंद होता है. कोई एक नाम अगर आप छूट जाता है और उसके लिए आपका नाम आता है, किसी भी कारण हो सकता है, तो फिर आप वो बैड लक कैंडिडेट हो जाओगे, जो कि होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट 3 देखिए, प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS. Candidates applying for the post of MTS shall submit his or her order of preference for administrative offices, DAP, subordinate office, civil, electrical wing, etc. wherever vacancy exists. In addition, they shall also give order of preference for division. तो ये रहा प्रेफरेंस. नेक्स्ट देखिए, रिसेंट जो 11 जून को रिलैक्सेशन के ग्राउंड पे जो चेंजेस किया गया है, उसके तहत देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS जो डायरेक्ट SSC MTS से आए हैं, उसका अगर 2 साल का सर्विस हो गया है एज़ पर रेफरेंस 1 जनवरी 2026, तो वो एलिजिबल है पोस्टमैन के लिए. या फिर अगर GDS MTS दोनों मिलाते हुए 4 साल उसका कंप्लीट हुआ है, तो वो 1/1/2026 के तक अगर उसका 4 इयर्स कंप्लीट होता है तो फिर वो एलिजिबल है. और नहीं तो अगर GDS एज ए GDS अगर वो काम कर रहा है 4 इयर्स के, उसका कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आपका अक्टूबर महीना 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ है तो उस साल को आपको छोड़ देना है. 2021 आपका 1 साल काउंटिंग होगा, 2022 2 साल, 2023 3 साल, 2024 4 साल, 2025 5 साल. तो 1 जनवरी 2026 तक आपका 5 इयर्स कंप्लीट होता है, तो तभी जाकर आपका सर्विस 5 इयर्स कंप्लीट होता है, तो फिर जाकर आप 2026 के एग्ज़ाम में आप एलिजिबल होते हो. तो इस तरीक़ा से टेन्योर ऑफ सर्विस को काउंटिंग किया जाता है. तो GDS के हिसाब से अगर आपका 4 इयर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप 2026 के एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो. तो एज़ पर रिवाइज नोटिफिकेशन आप देखिए, जो वैकेंसी फुलफिल होगा वो 2 कैटेगरी में होगा, कैटेगरी A, कैटेगरी B. कैटेगरी A होता है जिसका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया है, 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन पे लेवल 1 एंड 5 इयर्स ऑफ टोटल सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड एज GDS.
तो उसको पहले फुलफ़िल किया जाएगा, या फिर अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो आता है 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विसेज GDS, तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकेंड, कैंडिडेट्स बिकमिंग एलिजिबल ड्यू टू 1 ईयर रिलैक्सेशन कैटेगरी B जो आता है, जिसको 1 ईयर रिलैक्सेशन के अंदर वो फुलफ़िल कर रहा है, उसको कैटेगरी B में रखा जाएगा। यानी कि पहला कैटेगरी A का फुलफिलमेंट पहले होगा और कैटेगरी B का फुलफिलमेंट बाद में, उसके बाद जो वैकेंसी रहेगा उसमें फुलफिल होंगे। तो जितने भी GDS का 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया है और वो इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो उसका पहला प्रेफरेंस रहेगा। इसके बाद देखिए जो नया वैकेंसी लिस्ट निकला है, उसमें टोटल वैकेंसी आपका पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 2025 का अनफिल्ड वैकेंसीज और 2026 का न्यू वैकेंसी दोनों मिला के टोटल हो गया है 2255 टोटल वैकेंसीज अमंग 36 डिविजन्स। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोप है इस बार एग्ज़ाम क्रैक करके निकल जाने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र लेते हुए आप आए हो या फिर दूसरे सर्कल से यहाँ पे आए हो, अगर आप लोग थोड़ा सा मन लगा कर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स दोगे तो इस बार एग्ज़ाम निकलने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है अगले साल के एग्ज़ाम MTS के लिए एज रिलैक्सेशन 2 साल हो सकता है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी कैंडिडेट 2027 के लिए एलिजिबल हो रहे हो या फिर 2028 के लिए एलिजिबल हो रहे हो एज़ पर प्रीवियस नोटिफिकेशन, यानी कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग एलिजिबल होते हो, उन लोग भी थोड़ा मन लगा के पढ़िए। 2028 के कैंडिडेट 2027 में आप एलिजिबल हो सकते हो। देयर इज़ ए हाई चांस बट देयर इज़ नो गारंटी। तो आइए फॉर्म देखिए। इस तरीके से फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है PDF से। निकालते हुए देखिए, आप पहले अपना रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ यहाँ पे एफिक्स करेंगे। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, डेजिग्नेशन आप लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में। अगर आप MD हो, पहले आपका ABPM के हिसाब से आपका डेजिग्नेशन हुआ था और अभी आप डाक सेवक के तौर पे रीडिप्लॉयमेंट हो गए हो, तो आपको लेकिन डाक सेवक लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखिए, आपको अटैच सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिकुलेशन, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। यहाँ पे लेकिन क्लियरली लिखा गया है अटैच सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिकुलेशन, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एनी वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट कैटेगरी, आप जो कैटेगरी में हो, अगर कोई कैटेगरी में हो तो उस कैटेगरी का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट। नेक्स्ट ऑफिस वेयर प्रेजेंटली अटेस्ट, अगर आप डाक सेवक हो गए हो तो आपका DC डिलीवरी सेंटर के साथ आपको लिंक किया गया है, तो उस डिलीवरी सेंटर आपका ऑफिस होगा, आपका SO नहीं होगा, तो वो यहाँ पे लिखना है। डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग GDS एंगेजमेंट, आपका 1/1/2026 तक लेंथ ऑफ एंगेजमेंट जो है। डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग GDS एंगेजमेंट, आपका जो डेट में चार्ज रिपोर्ट तैयार हुआ है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर एक डेट हो सकता है, लेकिन चार्ज रिपोर्ट एक दिन बाद या फिर 2 दिन बाद आपका चार्ज रिपोर्ट बन सकता है, तो वो चार्ज रिपोर्ट आपका एक्चुअल डेट है। डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग GDS एंगेजमेंट, यहाँ पे वो डेट देना है। प्लस आपको सेल्फ अटेस्टेड चार्ज रिपोर्ट का एक जेरोक्स कॉपी भी यहाँ पे भेजना है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एज GDS एज ऑन 1/1/2026, लेंथ ऑफ एंगेजमेंट यानी कि जब से आपका ज्वाइनिंग हुआ है, द डेट ऑन विच चार्ज रिपोर्ट हैज़ बीन फिल्ड, उस डेट से 1/1/2026 तक कितना साल हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। एज एज ऑन 1/1/2026, ईयर मंथ डेट के हिसाब से फुलफिल करना है। वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो, इफ़ येस नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, वेदर वर्किंग इन आर्मी पोस्टल सर्विस, येस तो टिक करना है, नो तो नो। वेदर एनी पेनल्टी इज इन करेंसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, इफ़ येस डिटेल्स देयर ऑफ। बस लास्ट में आपका सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है।
नीचे आए, नीचे भी एक सिग्नेचर आपको करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। लेकिन उसके बाद जो मैंने रेड मार्क किया है वो लेकिन आपका डिविजनल हेड अथॉरिटी जो है वो फुलफिल करेंगे, आप नहीं। तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर पोस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपको क्या चाहिए? अगर आप पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो तो फिर भी आपका प्रेफरेंस क्या है? पहला, क्या आप एमटीएस है, या फिर आपका मेल गार्ड है, या फिर आपका पोस्टमैन है? अगर आपका मेल गार्ड फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आप 1 लिखिए। अगर पोस्टमैन फर्स्ट है तो इसको 1 फर्स्ट लिखिए, मेल गार्ड सेकेंड लिखिए, एमटीएस थर्ड लिखिए। फिर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ डिवीज़न यूनिट्स, जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप चाहते हो उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, डेट ऑफ बर्थ। इस तरह फुलफिल करते हुए डेट प्लेस देते हुए आपको ये फुलफिल करना है। अगर आप एमटीएस के लिए भी एलिजिबल हो, आप अगर पोस्टमैन एग्ज़ाम देते हो तो एमटीएस के लिए भी एलिजिबल होते हो, तो एमटीएस का 44 प्रेफरेंस है, आप देख लीजिएगा। तो उस 44 प्रेफरेंस को आपका जितना वैकेंसी है और आपका जो प्रेफरेंस है वो पहला से सीरियल वाइज पोस्ट फुलफिल करते हुए आना है। जो आपका प्रेफरेंस है यानी कि जो जहाँ पे आप काम करना चाहते हो या फिर कहाँ जहाँ पे आप अपना वर्क प्रोफेशनल जो डिवीज़न में करना चाहते हो, तो उसको पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 to 10 लिस्ट में आप पहले वो फिल कीजिए। उसके बाद नीचे 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 एज़ पर वैकेंसी आप फुलफिल करते जाइए। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हो जैसे कि कोलकाता, हावड़ा, इस साइड अगर आप जाते हो तो एज ए पोस्टमैन आपको एक्स्ट्रा हाउस रेंट अलाउंस बोल के अलाउंस होता है, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप नॉर्मल रूरल एरिया में काम करते हो तो वहाँ पे ये एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है, एक ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो अगर आप उस साइड जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। तो ये रहा पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर। ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप कीजिए। सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड देना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, माध्यमिक के मैट्रिकुलेशन के एडमिट कार्ड हो सकता है या फिर मार्कशीट, कोई भी एक आपको देना है। अगर आप पोस्टमैन के लिए दे रहे हो और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका एक जेरॉक्स कॉपी आप दे सकते हो, जिसके लिए आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिलेगा डायरेक्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट। और इसके साथ आपको प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर सेल्फ अटेस्टेड देना है और चार्ज रिपोर्ट, ज्वाइनिंग का चार्ज रिपोर्ट वो भी आपको देना है। तो ये सब देते हुए, और याद रखिए एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको स्टेपल करके देना है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में आपका वो फ़ोटो फिक्स करके वो भेजेंगे। तो ऐसा करते हुए आपको कोई व्हाइटनर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सिंगल टाइम पे ही ब्लॉक लेटर्स में लिखते हुए आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो यू कैन डायरेक्ट टेक्स्ट मी, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी, और या फिर आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत हो आप यू कैन डायरेक्ट आस्क मी। तो धन्यवाद मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।